नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम देखेंगे मई महीने की करंट अफेयर। ठीक है, जो विशेष रूप से हमने यूपी पीसीएस 2020 के लिए तैयार की है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन होंगे और इसमें जो पॉइंट्स बताएंगे वो आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। क्वेश्चन तो हम एक बता रहे हैं, लेकिन उसके बारे में जो भी पॉइंट्स बन सकते हैं और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम सब आपको इसमें बताएंगे। तो इसलिए आप एक नोट्स बनाते चलिएगा करंट अफेयर का, तो वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, जिससे कि एग्ज़ाम जब नज़दीक आए तो उस टाइम आप रिवीजन कर सकें। तो उसको देखते हुए हमने आज ये क्वेश्चन कुछ तैयार किए हुए हैं। और अब इसी के साथ कि आप लोग जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा और कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके लिए कितने महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। तो इन सब चीज़ों को आप ज़रा कर लीजिएगा। और इसी के साथ हम शुरू करते हैं, टाइम ना वक्त खराब करते हुए, कि हाल ही में किस राज्य ने 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करेगी। कौन सी सरकार जिसने ये फैसला किया है कि 800 किलोमीटर सड़क है जो उसे हर्बल के रूप में विकसित करेंगे, तो वो है उत्तर प्रदेश सरकार। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये बन सकता है कि कितने किलोमीटर, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करने का फैसला किया है। तो आपको याद रखना है कि 800 किलोमीटर। ठीक है। हर्बल का मतलब है कि जो ये सड़क होगी ना, उसके दोनों तरफ औषधीय पेड़ लगाए जाएंगे। जो औषधीय पेड़ होते हैं, औषधीय हर्बल पेड़ होंगे, उनको ये दोनों तरफ लगाए जाएंगे। इसमें आपका ब्राह्मी आएगा, अश्वगंधा आएगा, जट्रोफा आएगा, पीपल, नीम, सहजन, इस तरीके के पेड़ लगाए जाएंगे जो हमारे आयुर्वेद में काम आ सकें, या हर्बल जो सड़क बनाई जाएगी वो उसका मतलब यही है कि हमें जो औषधियाँ हैं वो प्राप्त हो सकें। ठीक है, तो ये आप लोग क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय ओलंपिक संघ के किस अध्यक्ष को ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। तो वो हैं नरेंद्र बत्रा। कौन है? नरेंद्र बत्रा, इन्हें नियुक्त किया गया है। जो नरेंद्र बत्रा जी हैं, उन्हें 2014 से 16 तक के लिए हॉकी इंडिया का अध्यक्ष रहे थे। जो 2014 से 2016 तक ये क्या रहे थे, जो हॉकी इंडिया है उसके अध्यक्ष रहे थे। और 2003 से, उससे पहले 2003 से 13 तक एशियाई हॉकी संघ के अध्यक्ष रहे थे। तो याद रखिएगा, कभी पूछ दिया जाए कि ये जो नरेंद्र बत्रा वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं, इससे पहले वो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कब रहे, या पूछ दिया है कि एशियाई हॉकी संघ के अध्यक्ष कब रहे, तो आप याद रखिएगा एशियाई हॉकी अध्यक्ष रहे थे 2003 से 2013 तक, यानी 10 साल तक रहे थे। ठीक। इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार, फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार, यहाँ पे अनुसार होगा, अनुसार कौन दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीट बन गई है। आपको बताना है फोर्ब्स के अनुसार दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीट। ठीक, एथलीट पूछा गया है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो उनका नाम होगा नाओमी ओसाका, जो हैं जापान की। ठीक है, कहाँ की हैं? जापान की। ये जापान की टेनिस खिलाड़ी हैं और ये विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं, एथलीट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस राज्य में चंबा सुरंग का उद्घाटन किया। देखिए यहाँ पे याद रखिएगा कि सुरंग का नाम है चंबा। अगर ये क्वेश्चन घुमा के पूछता है कि चंबा, जो केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी हैं, उन्होंने किस सुरंग का उद्घाटन किया, तो आप याद रखिएगा चंबा सुरंग का। अगर पूछ दिया है कहाँ पे किया, तो वो किया उत्तराखंड में। ठीक है। तो इसी के साथ इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को 1100 साल पुरानी शिवलिंग मिली है। जो आपको यहाँ बताना है कि कौन सा देश है जहाँ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को 1100 साल पुरानी शिवलिंग मिली है। ठीक है, तो वो है वियतनाम। कहाँ मिली है? वियतनाम में ये मिली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय सेना की अफसर और महिला शांतिदूत उत्तराखंड की मेजर को संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र का जो सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड है, वो किसे सम्मानित किया गया है? वो है समन गवनी। जो समन गवनी हैं, भारतीय सेना की अफसर हैं और उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है इस बार। तो ये पहली भारतीय हैं जब किसी को शांति रक्षक का अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये पहली बार हुआ है
जब किसी भारतीय को शांति रक्षक अवार्ड से सम्मानित किया गया। और ये सैन्य पर्यवेक्षक सुमन गवनी यूएन मिशन, यूनाइटेड नेशन के एक मिशन के तहत दक्षिण सूडान में तैनात थी। कहाँ थी? दक्षिण सूडान में तैनात थी। और इनके साथ ही एक ब्राजील की थी सैन्य कमांडर कार्ला मोंटेiro डे कास्त्रो, उन्हें भी ये सम्मान दिया गया है। ठीक है, तो ये दोनों लोगों को सम्मान दिया गया है। और ये ब्राजील का ये दूसरा लगातार साल है जब वहां से किसी को सम्मानित किया गया, लेकिन भारत का ये पहला सम्मान है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में किसे अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो उनका नाम है जैवी फूकन। कौन है? जैवी फूकन। ये जैवी फूकन 37वीं राष्ट्रीय अध्यक्ष है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात प्रभावित बंगाल के लिए कितने करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की है? तो आपको बताना है कि जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने जो भी चक्रवात आया था अम्फन, उसके जो हुआ है उसके लिए 1000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में वीडियो बैंक ने वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। तो वो है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक, इन्होंने क्या किया? इन्होंने वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने का फैसला किया है और ये देश का पहला बैंक बन गया है। ठीक है, इन्होंने क्या किया? कोरोना वायरस को देखते हुए ये नया प्रयोग किया है। ठीक है, जो इसका जो अकाउंट होगा वो होगा कोटक 811 सेविंग अकाउंट के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि विश्व बैंक और भारत ने हाल ही में कितने मिलियन डॉलर के साथ समझौता हस्ताक्षर किया है? तो यहाँ बताना है विश्व बैंक और भारत जो हस्ताक्षर हुए हैं वो कितने मिलियन डॉलर का हुआ है? वो 750 मिलियन डॉलर के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं। इसी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? 2020 में कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो ये उज्ज्वला योजना के हमारे 4 वर्ष पूरे हो गए हैं। जो ये उज्ज्वला योजना है ये मई 2016 में शुरू की गई थी। कब की गई थी? मई 2016 में शुरू की गई थी और इसमें अब तक 8 करोड़ से अधिक परिवारों को मदद की गई है। मदद का मतलब 8 करोड़ से अधिक परिवारों को कनेक्शन दिया जा चुका है। अच्छा, अगर पूछ दिया है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से गरीब परिवारों के लिए स्वच्छ खाना पके और ईंधन उपलब्ध कराया जा सके। इसलिए पीएम मोदी जी ने ये योजना शुरू की थी मई 2016 में और ये हमारी मई 2020 में पूरे 4 साल कंप्लीट हुए हैं। ठीक है, तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नाबार्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? नाबार्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वो हैं गोविंदा राजुलू चिंटल। ठीक है, तो इन्हें राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है जो नाबार्ड जिसे बोलते हैं, तो उसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये वर्तमान में नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत थे, लेकिन इस समय इन्हें अध्यक्ष बना दिया गया है। वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो नाबार्ड के डॉक्टर हर्ष कुमार मानवाल हैं। इसके बाद में ये गोविंदा राजुल चिंटला जी इसके अध्यक्ष होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अमेरिकी सीनेट ने किस देश की कंपनियों के स्टॉक एक्सचेंज हटाने के विधेयक पारित किया है? तो अमेरिकी जो सीनेट कंपनी है उसने चीन के जो स्टॉक एक्सचेंज है उन्हें हटाने का लिए एक विधेयक पारित किया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत और किस देश ने हाल ही में 5 नए बंदरगाह और 2 नए प्रोटोकॉल मार्गों के संचालन के लिए समझौता किया है? तो भारत ने बांग्लादेश के साथ समझौता किया है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा पीसीएस की दृष्टि से, क्योंकि इसमें आपको बताना है कि बंदरगाह कौन कौन से हो सकते हैं। किसी बंदरगाह का पूछ लें या सम्मेलन पूछ लें तो इसमें 5 बंदरगाह हैं और 2 नए प्रोटोकॉल हैं। ठीक है, इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से टकराने वाले चक्रवात का नाम अम्फान किस देश ने रखा था? अब आपको ऑप्शन में ये चीज दे सकते हैं, 4 देशों के नाम देंगे। ठीक है, या इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड। तो इसमें 4 ऑप्शन में आपको बताना होगा कि किस देश ने जो अभी अम्फान तूफान आया था उसका नाम अम्फान किस देश ने रखा? तो आपको याद रखना है कि अम्फान थाईलैंड ने नाम रखा था, क्योंकि इस चक्रवात का नाम अम्फान थाईलैंड ने 16 साल पहले ही रख दिया था, क्योंकि यह 1999 में भी चक्रवात आया था जो पश्चिम बंगाल की खाड़ी से आने वाला पहला उष्णकटिबंधीय ये चक्रवात था और ये 1999 में उड़ीसा में पहले भी आ चुका है। ठीक है, तो इसलिए थाईलैंड में भी आया था, तो उन्होंने ये 16 साल पहले ही नाम रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू कितनी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं? तो बेंजामिन नेतन्याहू जी
पांचवी बार इस बार बने हुए हैं अध्यक्ष, ठीक, ओ सॉरी, प्रधानमंत्री, ठीक है। ये पहली बार बने थे 1996 में। कब बने थे? 1996 में बने थे, और ये पांचवी बार इस वर्ष चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डब्ल्यूएचओ की 73वीं दो दिवसीय वार्षिक विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डब्ल्यूएचओ से रिलेटेड है, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण डब्ल्यूएचओ बहुत ही हाईलाइट रहा है, ठीक है। डब्ल्यूएचओ विवादित भी रहा है, क्योंकि अमेरिका उस पर इल्जाम लगा रहा है। तो इस चीज़ों को देखते हुए डब्ल्यूएचओ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यूएचओ से जितने भी आपको क्वेश्चन मिले वो आप बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है डब्ल्यूएचओ से रिलेटेड। तो ये जो 37वीं 2 दिवसीय वार्षिक स्वास्थ्य सभा थी वो जेनेवा में आयोजित की गई थी। कहाँ की गई थी? जेनेवा में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं कि 2020 में जारी वैश्विक आवासीय शहर सूचकांक में किस भारतीय शहर का 14वां स्थान रहा है? 14वां स्थान रहा है, तो वो है हैदराबाद। कौन है? हैदराबाद ये 14वें स्थान पे रहा विश्व में। किसमें? आवासीय शहर सूचकांक में, ठीक है। ये रिपोर्ट है वो नाइट फ्रैंक द्वारा जारी की जाती है। किसके द्वारा? नाइट फ्रैंक द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। इसमें 150 शहरों को शामिल किया गया। कितने? 150 शहरों को शामिल किया गया था। इसमें फर्स्ट नंबर पे अगर पूछ जाए तो बुडापेस्ट शहर है। कहाँ का? हंगरी का जो बुडापेस्ट शहर है वो फर्स्ट नंबर पे था, और जियान चीन का है वो दूसरे नंबर पे था, ठीक है। अगर भारतीय शहरों की बात करें तो इसमें दिल्ली 73वें स्थान पे था, बंगलुरु 94 और अहमदाबाद 108वें स्थान पे था, और अगर हैदराबाद पूछ दिया जाए तो 14वें स्थान पे था। यानी भारत की दृष्टि से हैदराबाद फर्स्ट पे था। इसी के साथ हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व में खुशहाल देशों में भारत का कौन सा स्थान है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये लगभग हर वर्ष पीसीएस में पूछा जाता है कि ये बर्ड हैप्पी इंडेक्स है। तो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2020 है, उसमें ये नई रिपोर्ट आई है, उसमें भारत का स्थान रहा है 144वां, ठीक है। कौन सा रहा? 144वां ये स्थान रहा है, जबकि पिछली बार अगर देखा जाए तो पिछली बार 140वां था। कौन सा था? 140वां था। यानी 4 पायदान और खिसक गया है भारत खुशहालियों से, ठीक है। तो इसमें देखिए प्रथम स्थान रहा फिनलैंड का, द्वितीय डेनमार्क का, तृतीय रहा स्विट्जरलैंड का, और चौथा रहा आइसलैंड का, पांचवा नॉर्वे का। ये याद रखिएगा, प्रथम फिनलैंड, द्वितीय डेनमार्क, तीसरा स्विट्जरलैंड, चौथा आइसलैंड, पांचवा नॉर्वे, और भारत 144वें स्थान पे रहा। पिछली बार 140वें स्थान पे था, ठीक है। अगर पूछ जाए कि इसमें सबसे निचले स्थान पे कौन रहा, तो इसमें सबसे निचले स्थान पे रहा अफगानिस्तान। किस पे रहा? अफगानिस्तान। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो इस रिपोर्ट आधारित की जाती है, जो हैप्पी इंडेक्स जारी किया जाता है, उसमें कुछ पॉइंट होते हैं, उस पर निर्धारित किया जाता है। इसमें होता है कि जीडीपी प्रति व्यक्ति कितनी है, स्वास्थ्य जीवन प्रतिशतता कितनी है, सामाजिक स्वतंत्रता कितनी है, भ्रष्टाचार का अभाव कितना है, देश में उदारता कितनी है। इन सब चीज़ों को देखते हुए ये रिपोर्ट जारी की जाती है, उसी हिसाब से इसमें रैंक बनाई जाती है। तो वो रैंक इस बार भारत की आई है 144 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सितंबर 2020 को 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित है? अब देखिए ये क्वेश्चन, 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित है? तो ये कोलंबो श्रीलंका में प्रस्तावित है, और अगर ये होगा तो हो सकता है कि कोरोना की वजह से आगे भी टाला जा सकता है, लेकिन प्रस्तावित है अभी। तो अगर पूछ लिया कि कहाँ प्रस्तावित है तो ये कोलंबो श्रीलंका में प्रस्तावित है, और ये 5वां बिम्स्टेक सम्मेलन है। अगर पूछ दिया चौथा कहाँ हुआ, तो चौथा हुआ था 2018 में, काठमांडू नेपाल में हुआ था। कब हुआ था? 2018 में। और अब ये कहाँ होना है? श्रीलंका में होना। श्रीलंका में क्यों होना है? क्योंकि 2018 से 2020 तक के लिए अध्यक्ष श्रीलंका बनाया गया है। और अगर पूछ दिया है कि बिम्स्टेक शिखर, जो बिम्स्टेक है उसका स्थापना कब हुई थी, तो उसकी स्थापना हुई थी 1997 में, और इसके सदस्य देश हैं सात सदस्य देश हैं, जिनके नाम है बांग्लादेश, दूसरा भूटान, और अपना भारत, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका, थाईलैंड। ये 7 देश हैं जो इसके सदस्य हैं। और अगर इसका सचिवालय पूछ लिया जाए या मुख्यालय पूछ लिया जाए तो इसका मुख्यालय होगा ढाका, बांग्लादेश में, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सर्वाधिक रक्षा खर्च करने वाला देश कौन सा है? ये भी एक बार क्वेश्चन पीसीएस में आ चुका है कि रक्षा जो खर्च है उस पर रिलेटेड था
कि किस देश ने किया था, तो उसी हिसाब से ये क्वेश्चन हमने बनाया हुआ है कि इस बार आ सकता है कि किसने सबसे ज़्यादा खर्च किया हुआ है। तो वो किया है संयुक्त राज्य अमेरिका ने। सब किसने किया? संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया सबसे ज़्यादा, इसके बाद चीन ने किया, इसके बाद सऊदी अरब ने किया, इसके बाद रूस ने किया, और 5वें नंबर पे भारत ने किया है सबसे ज़्यादा खर्चा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भारत का इसमें 5वां स्थान है सबसे ज़्यादा खर्च करने में, और प्रथम है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चीन दूसरे नंबर पे है, सऊदी अरब तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे रूस है। ठीक, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2019 में भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। अब आपको बताना है किन देशों को छोड़ के बनाया हुआ, ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, तो आप पढ़ लीजिए कि ऑप्शन आपको पता होंगे आंसर, तभी तो ऑप्शन टिक कर पाएंगे। तो पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो बन गया, सबको पता है, लेकिन ये बताइए कि किन देशों को छोड़ा। तो यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस, दो देशों को छोड़ा, एक देश नहीं छोड़ा। भारत ने दो देशों को पछाड़ा है, किसमें? अर्थव्यवस्था में। ठीक है, 2019 में, जिसमें एक था यूनाइटेड किंगडम, दूसरा था फ्रांस। जो अगर 2019 की रिपोर्ट देखें तो उसमें जो भारत की अर्थव्यवस्था है 2.94 ट्रिलियन डॉलर थी। ठीक है, जबकि यूनाइटेड किंगडम की कितनी थी? 2.83 ट्रिलियन डॉलर, और फ्रांस की 2.71 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि दो देशों को पछाड़ा है भारत ने, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, 23 मार्च 2020 को लॉकडाउन का सही से पालन न करने के कारण पूरे राज्य में कर्फ्यू लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन था? देखिए, कोविड-19 बहुत ज्यादा फैला हुआ है, और इससे क्वेश्चन तो आएंगे, लेकिन क्वेश्चन इतने इजी नहीं आएंगे, थोड़ा घुमा के जरूर आएंगे। तो उससे रिलेटेड है ये क्वेश्चन कि ये पूछा जा सकता है कि पहला राज्य कौन था जिसने कर्फ्यू लगाया था। तो आपको याद होना चाहिए कि पंजाब था। पंजाब ने 23 मार्च 2020 को सबसे पहले कर्फ्यू लगाया था, भारत में पहला राज्य था। और अगर पंजाब के मुख्यमंत्री देखें तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हैं, उन्होंने ये फैसला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मार्च 2020 को माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट प्रारंभ हुआ, और ये किस देश का ज्वालामुखी है? तो आपको पता होना चाहिए ये इंडोनेशिया का ज्वालामुखी है। ठीक है, कौन सा? माउंट मेरापो ज्वालामुखी, और ये इंडोनेशिया में स्थित है। इससे पूर्व अगर इससे पूर्व देखें तो 2010 में विस्फोट हुआ था। कब हुआ था? 2010 में विस्फोट हुआ था, जिसमें 300 लोगों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और लाखों लोगों को वहां से छोड़ के अपना दूसरी जगह पे स्थान जाना पड़ा था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कोविड-19 से निपटने के लिए ऑपरेशन नमस्ते किसने शुरू किया था? जो ऑपरेशन नमस्ते है वो किसने शुरू किया था कोविड-19 से निपटने के लिए? तो वो किया था भारतीय थल सेना ने। किसने किया था? भारतीय थल सेना ने किया था, और इसकी घोषणा की थी थल सेना के जो प्रमुख हैं मनोज मुकुंद नरवाणे, उन्होंने इसकी घोषणा की थी कि जो हमारी थल सेना है वो ऑपरेशन नमस्ते के तहत इससे लड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य में पहला ग्लोबल सिनेमा फेस्टिवल 2020 का आयोजन हुआ है? तो वो उसका आंसर होगा सिक्किम। सिक्किम में इसका आयोजन किया गया है, पहला ग्लोबल सिनेमा फेस्टिवल है, इसलिए आपका ये इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको कोई चीज़ पहली बार आती है देश में या कहीं भी आती है, तो उसको आपको थोड़ी नज़र बनानी पड़ती है, क्योंकि जब ये पहली बार हुआ है तो वो हाईलाइट हो जाता है, और ये पूछा भी जा सकता है। जब भी कभी प्रथम बार हो या कोई ऐसा काम होता है जो पहली बार हुआ है, तो वो आपको इम्पोर्टेंट जरूर क्वेश्चन होना चाहिए, वो आपका हाईलाइट क्वेश्चन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 11वें राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र का सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था नई दिल्ली में। नई दिल्ली में किया गया था, और अगर इसकी थीम देखें तो थीम थी प्रौद्योगिकी आधारित खेती हेतु युवाओं का सशक्तिकरण। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, इसकी थीम भी कि नोट कर लीजिएगा, प्रौद्योगिकी आधारित खेती हेतु युवाओं का सशक्तिकरण। ठीक है, ये इसकी थीम थी। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। ये कौन सा था? 11वां सम्मेलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? ये देखिए, गौरैया इस समय बचाओ चल रहा है अभियान, हर जगह पूरे विश्व में चल रहा है, भारत में भी चल रहा है, सब जगह ये गौरैया बचाओ चल रहा है। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ भी सकता है कि ये कब मनाया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, 20 मार्च को मनाया जाता है। और अगर पूछ जाए कि इस वर्ष 2020 की थीम क्या थी, तो थीम थी आई लव स्पैरो। जो गौरैया होती है उसको इंग्लिश में स्पैरो बोलते हैं, तो उसी वही थीम है, आई लव स्पैरो। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य कि संपूर्ण विश्व जो है वो गौरैया के संरक्षण के लिए
जागरूक हो और गौरैया को बचाया जाए, इसलिए इसको चलाया जाता है। और ये पहली बार मनाया गया था, 2010 में मनाया गया था। अगर ये पूछ जाए है कि गौरैया किस भारतीय राज्य की राजकीय पक्षी है, तो वो दिल्ली की है। अपने देश की जो राजधानी है दिल्ली, वहाँ की ये राजकीय पक्षी है गौरैया। तो इसलिए ये भारत का और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 18 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 18 मार्च को मनाया जाता है। और अगर पूछ जाए 2020 की थीम क्या थी, तो 2020 की थीम थी एक समान दुनिया, एक सक्षम दुनिया। एक समान दुनिया, एक सक्षम दुनिया, ये 2020 की अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम थी। ठीक है। और इसे मनाने का जो प्रारंभ हुआ था वो 1975 से प्रारंभ किया था। किसने? यूएन ने, संयुक्त राष्ट्र ने इसे 1975 में इसे मनाने का फैसला किया था। ठीक है। तो ये सब आपके लिए बहुत ही, इसका तीसरा क्वेश्चन है कि 5 मार्च 2020 को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पुस्तक का नाम है क्रॉनिकल ऑफ चेंज चैंपियंस, ये उस पुस्तक का नाम है, इसका विमोचन किया। ये पूछा गया है कि किस योजना पर आधारित है। ये अच्छा क्वेश्चन है और ये पीसीएस की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि, और ये केंद्रीय मंत्री भी हैं स्मृति ईरानी जी, उन्होंने एक पुस्तक का विमोचन किया, क्रॉनिकल ऑफ चेंज चैंपियंस। तो ये अब पूछ रहा है कि ये योजना किस पर आधारित थी, तो ये थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना पर ये पुस्तक आधारित थी। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो हम आपको लेके आए थे, और आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को बहुत ही पसंद आए होंगे और आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट भी होंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि इसमें आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो ये बहुत ही हमने चुनिंदा क्वेश्चनों को रखा है, और अगर मई महीने की जो भी बचते हुए हैं क्वेश्चन, तो वो हम आपके लिए अगले वीडियो में ले आएंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि आप लोग किस तरीके से इसको तैयार करते हैं, और आप लोग करंट अफेयर का नोट्स बनाते चले, क्योंकि अभी एग्जाम क्लियर नहीं है, लेकिन एग्जाम होगा, क्योंकि फार्म जब डाल दिए गए हैं तो एग्जाम होगा। तो इसलिए आप लोग करंट अफेयर की तैयारी करते चले महीने के हिसाब से, तो आपके लिए बेहतर होगा। तो आप लोग जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और जिन लोगों ने अभी तक नहीं चैनल सब्सक्राइब किया तो वो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करके बताएं, उन्हें भी सब्सक्राइब कराएं। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।